Hello everyone, welcome back to the channel. And again, I'm back with another series of questions. Abhi tak in this series, I actually posted 10 videos as such. So this is my 11th video. So here again, I'll be discussing the part 2 of physics mock. And before doing that, I'll be liking to thank my one of my subscribers, that is DEV Negi, for putting up such nice words on the comment section. And let's begin with this question without doing any further ado. तो आ जाते हैं इन क्वेश्चन पे. There are three particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side A. ठीक है, तो ये डायग्राम में देखो, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, इसकी साइड्स A के बराबर है. ठीक है. The only forces acting on the particles are their mutual gravitational forces. इस पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि हम एफबीडी बनाएंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा कि फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं. तो क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया है, तो फिर हमें बस ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही लेनी है. Now it is desired that each particles moves in a circle while maintaining their original separation A. तो मतलब कि ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना, ये सर्कल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है. ये एक साथ इस तरीके से अरेंज्ड हैं और इनमें ऐसा फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि ये घूम रहे हैं एक सर्कल में. तो ये जो इनका घुमाव है, ये वो मैंने सर्कल दिखाया है. ठीक है, ये एक्चुअली सर्कल है नहीं, यहाँ पे ये इनका रोट मोशन बता रहा है. ठीक है. अब हमें बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी हम क्या दें ईच पार्टिकल, एक पार्टिकल को हम इनिशियल वेलोसिटी कितनी दें कि ये इसी सर्कल में रहे, इस सर्कल से डेविएट ना हो, और तो और इनके बीच में जो डिस्टेंस ए है वो भी मेंटेन रहे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि जिस पार्टिकल को हम वेलोसिटी दे रहे हैं उस पार्टिकल पे कितनी फोर्सेस लग रहे हैं और नेट फोर्स उस पे क्या है. तो मान लीजिए मैंने ये वाला पार्टिकल m मास का लिया. इस पे फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ये वाला मास इसके ऊपर को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा. और क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों मासेस का सेम है, विच मीन्स कि जो फोर्स जो है दोनों के बीच का वो भी सेम होगा. तो अगर ये फोर्स F के बराबर है तो ये वाला फोर्स भी F के बराबर है. इन दोनों के बीच का फोर्स अगर F है तो इन दोनों के बीच का भी फोर्स F ही होगा. ठीक है. अब ये फोर्स इतना लग रहा है, हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स बराबर होती हैं और एंगल भी बराबर होते हैं. और कितने के बराबर होता है? 60 डिग्री एंगल के बराबर होता है. तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है 60 डिग्री का, तो क्या हम इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं निकाल सकते वेक्टर एडिशन लॉ के थ्रू? तो जब हम वो फोर्स निकालते हैं, F net is equals to under root F square plus F square plus 2F square cos 60. ये सब करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे पास F net आता है F रूट 3 के बराबर. और ये F किसके बराबर है? हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. अब m1 क्या है? यहाँ पे m के बराबर है, m2 भी m के बराबर है, तो gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या है? दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस, विच इज इक्वल्स टू ए. तो ये आ गया ए स्क्वायर. ये वो फोर्स आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब एक बात बताइए, अगर किसी चीज को रोटेट करना है, किसी चीज को घूमना है अपने अबाउट, अपने एक पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट, तो भी उसपे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंटर के अबाउट कोई फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड वी नो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई नया फोर्स नहीं है. इट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ एवरी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक है. तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो नेट फोर्स आया इस बॉडी के ऊपर वो हम इसको इक्वेट कर दें सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, है ना? तो ये हमने इसको इक्वेट कर दिया. अब क्योंकि हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा है
और अगर एंगुलर लिख देता तो फिर हमें फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर लगाना पड़ता, लेकिन एंगुलर नहीं लिखा है तो हम इसको एम वी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर देंगे, और ये मैंने यहाँ पे कर भी दिया है। एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये √3। ठीक, एफ की जगह पे मैंने ये वैल्यू जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रख दिया। मास मास कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा वी स्क्वायर बाय आर। अब आर ये क्या है, ये आर क्या है, ये है वो रेडियस, दिस इज दैट रेडियस। अब मुझे ये रेडियस चाहिए, ये रेडियस कैसे आएगी, ये रेडियस तो हमें पता नहीं है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, मैंने क्या किया कि इस ट्रायंगल को निकाल के बाहर लाया। ये समझो कि ये जब ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये वाली जो साइड है वो आधी डिवाइड हो जाएगी, यानी a/2 हो जाएगी, और ये वाली साइड तो a ही है। तो ये परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर सॉल्व करके कितना आएगा, हमने क्या किया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3a स्क्वायर बाय 4, तो x आ गया √3a/2। ये x आया, यानी ये हाइट आई। पर हमें तो ये चाहिए था ना, ये रेडियस चाहिए था, या ये रेडियस कह लूं या ये कह लूं, है ना। अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, और सेंट्रॉइड जो है वो ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर 2:1 के रेशियो में होता है। इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये पॉइंट कि ये जो बाइसेक्टर है वो 2:1 के रेशियो में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे गलती ये होती है कि कई लोग इसको 1:2 कर देते हैं, तो ये नहीं करना है, इसका यही रेशियो होता है कि याद रखना है। ठीक, तो 2:1। अब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, जितना पार्ट है अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय जितनी जो हम उसको, जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लो एल लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं, तो एल लेंथ जो है वो 3 पार्ट में थी, उसका 2/3 ले लिया, तो 2/3 एल, 2/3 इंटू एल। अब एल की जगह यहाँ पे क्या आया था, √3a/2, 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, तो a/√3 हमारे पास इसकी रेडियस आ गई। ये हमारी सेंट्रॉइड की डिस्टेंस आ गई फ्रॉम अपर वाली पॉइंट ए से, पॉइंट ए से सेंट्रॉइड ओ के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, a/√3। और यही चीज हमारी क्या है, रेडियस। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो ये वाली हाइट ये वाली निकाल लेते हैं और सोचते हैं ये रेडियस है। नो बेटा, नॉट एट ऑल। ये कभी भी आप रेडियस समझते हैं तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके पॉइंट आपके सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वहां तक के पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो चाहे तुम यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, दैट इज हाउ इट इज। ठीक, अब कुछ नहीं, अब आर आ गया, आर रख दिया यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लिया, वेलोसिटी आ। यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पे आपकी बेसिक मैथ्स जो 7th वाली है वो आती है काम साथ में। फिजिक्स यहाँ तक ही थी फोर्सेस मेजर करने का, उसके बाद मैथ्स थी। एंड ये क्वेश्चन यार मैंने छोड़ा था, यहाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं बचा था करने के लिए ये। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मुझे आता था, बट आई लेफ्ट इट बिकॉज आई डेंट हैव मच टाइम टू स्पेंड ऑन इट। एंड बीच में अगर मैंने बेटा कहा हो ना तो पार्डन मी फॉर दैट, बिकॉज जब मैं एक्सप्लेन करने लगती हूँ तो आई एम लाइक कि मैं अपने छोटे भाई को समझा रही हूँ, इट्स लाइक दैट, तो सॉरी फॉर दैट। आगे नेक्स्ट वाले में आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फ्लो फ्लो में चली गई मैं, आ जाती हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है जिसको हमने बाउंड किया है, मतलब इसको लपेटा है, और अच्छा ठीक है, मतलब एक रस्सी को हमने लपेटा है व्हील के अबाउट, और उसकी व्हील की जो रेडियस है वो आर है। तो ये मान लो एक आपका व्हील है, इसको हमने लपेट दिया रस्सी से, और इस व्हील की रेडियस है आर,
ये मैंने वो भी बनाई हुई है पहले से ही, जबरदस्ती मैं लास्ट उसे बना रही फालतू में बना देती हूँ, कोई बात नहीं। द एक्सिस ऑफ व्हील इज हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट इज आई। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी ये एक्सेस ले रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस लेनी है व्हील की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की वाली एक्सेस ले ली और इसकी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ठीक, ठीक गिवन है। A weight mg is attached to the end of the cord. ये कॉर्ड अगर लपटी हुई है ऐसे तो उसकी कहीं सिरा अगर इस तरीके से गिरा है, ठीक है, और इस पे मास हमने m लटका दिया है और ये गिरता है रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड है। इंफॉर्मेशन एक एक ध्यान से देखना, और क्योंकि हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ एच, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड थी, इसको ड्रॉप किया है यानी कि बेसिकली, और ये एच हाइट कवर करके नीचे आता है। तब हमें बतानी है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अब यहाँ इसने एंगुलर वेलोसिटी मेंशन कर दिया है, वेलोसिटी बोलता तो वी निकालते और काम बनता, हमारा बन जाता, लेकिन हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो लेट्स डू इट। क्या करना है पहले हमें, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे जो व्हील है ये आइडियल नहीं है, विच मीन्स कि हमें इसका भी मास पता होगा, इसका भी मास हमें पता होगा, और जो ये ऑब्जेक्ट है उसका भी मास, और ये जो व्हील है ये रोटेट करेगी, इसका अपना खुद का टॉर्क बनेगा। ठीक है, अगर आइडियल होती तो उसमें टॉर्क नहीं बनता। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बार मोशन लिखा कि भाई ट्रांसलेशन में फोर्सेस कैसे बैलेंस हो रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन में कैसे फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, और रोटेशन में कैसे बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, और रोलिंग क्या होता है, जब ट्रांसलेशन और रोटेशन को दोनों को मिला देंगे तो रोलिंग हो जाएगा। ठीक, मतलब कोई बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है, कार का पहिया ले लो, साइकिल का पहिया ले लो, घूम भी रही है ना अपने एक्सेस के अबाउट, जो पहिया है उसका, और आगे भी बढ़ रहा है, तो दैट इज रोलिंग। ठीक है, अब उस बात को छोड़ो, इस बात पे आओ। हमने क्या किया कि ट्रांसलेशन मोशन का पहले हमने फोर्स एफ बी डी बनाया। ट्रांसलेशन मोशन किसका हो रहा है, इस मास का हो रहा है, यही नीचे आ रहा है ना, चाहे वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, इधर जाए चाहे उधर जाए, बस सीधे लाइन में जाना चाहिए, तो ट्रांसलेशन हुआ, तो नीचे आ रहा है ये, इसका एफ बी डी, नीचे की तरफ वेट लग रहा है इसका एम जी, ऊपर इसका टेंशन लग रहा है, जा ये नीचे रहा है, तो नेट फोर्स एम ए है, तो एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू एम ए। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, दूसरी बात कि अब इससे तो खाली आ नहीं पाएगा आंसर, हमारे पास तो टॉर्क भी तो है, ये कोई आइडियल व्हील तो है नहीं, तो विच मीन्स कि हमें इसका रोटेशनल वाला भी लिखना पड़ेगा। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू रेडियस, जिसके आप आउट निकाल लो, या और एक होता है फॉर्मूला आर परपेंडिकुलर टू मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है, इसको तुम आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते थे, तो मैंने कहा कि भाई एफ साइन थीटा लिखो या एफ परपेंडिकुलर लिख दो आर के, बात तो एक ही है। ठीक है, कुल मिला के परपेंडिकुलर साइन में भी आ सकता है, कॉस में भी आ सकता है, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स से। जो आर है या तो आर फोर्स से परपेंडिकुलर हो या फोर्स आर से परपेंडिकुलर हो। अब इससे मतलब नहीं होता कि साइन होगा कि कॉस होगा। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन कर देता है कि होता आर परपेंडिकुलर जो है वो एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, और तुम हम लोग सोचते हैं कि वो तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में आर एफ साइन थीटा होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफरेंट थिंग। और फोर्सेस में जब हम एक्चुअली देखते हैं तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि एफ साइन थीटा ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक, हम उन बातों को छोड़ो, यहाँ पे आते हैं वापस से। तो आई अल्फा इज इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर इनटू आर किया। यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, ये है वो फोर्स, ये है वो परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज योर टेंशन। ये टेंशन जो है वही परपेंडिकुलर फोर्स है आर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, तो बस यही परपेंडिकुलर फोर्स है। अब हमें टी को इस इक्वेशन से भगाना है, तो क्या करें,
टी की जगह हम लोग आई अल्फा आर रख सकते हैं, रख दिया, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा हमें चाहिए, तो अल्फा निकालने के लिए इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पे बस एलसीएम ले लेना, तो एम जी आर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई आ जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू है। अल्फा आ गया। अब तुम्हें जब अल्फा पता चल गया, तो क्या तुम ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो? ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, यही वो मैंने लिखा है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा। अब अल्फा रख लो यहाँ पे, तो एम जी आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आ गया? आ गया तो अच्छी बात है। अब ये आ गया तो अब हमें वेलोसिटी चाहिए। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आया तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी निकलेगी, ये नहीं सोचना कि एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है? तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आया, आ गया, अच्छी बात है। ए की जगह पे तुमने बस ये रख लिया, और यू इनिशियल क्या था? 0 था, बताया था ना कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो यू 0 हो गया। फाइनली हमारे पास ये सॉल्व करके, इतना खिचड़ी मैथ्स वगैरह लगा के ये सॉल्व करके तुम्हारे पास बी आएगा। सॉल्व खुद कर लेना, वैसे ये लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है? अब देखो, बी आ गया, ये आया है तुम्हारा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, एंगुलर नहीं आया, पूछा तुमसे एंगुलर है, तो यहाँ पे आंसर मत लगा देना, ठीक है? तो v होता है आर ओमेगा के बराबर, ओमेगा क्या हो जाएगा? v बाय आर, v बाय आर जो है, v की वैल्यू रखो, r से डिवाइड कर दो, ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली तुम्हारे पास ओमेगा आ गया। And you are good to go with this. This question was also easy, but the problem was कि मेरा preoccupied mind, मेरा preoccupied mind कह रहा है भाई ऑक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, ठीक है, लेकिन कौन से एक्सिस के अबाउट, और मैं वो एक्सिस कैसे प्रिडिक्ट करूं? और मैं ये सोच रही हूँ कि भाई ये व्हील जो है ये हॉलो है कि डिस्क है कि रिंग है, क्या है? और मेरा दिमाग में 2/5 एम आर स्क्वायर भी चल रहा है, मेरे दिमाग में एम आर स्क्वायर बाय 2 भी चल रहा है, लेकिन भैया ये सब नहीं करना था। यहाँ पे जो दिया था आई, इसी को मानो और चल दो, इतना दिमाग नहीं लगाना था फालतू में। ये होता है प्री ऑक्यूपाइड माइंड का बेवकूफपना, ठीक है? तो दीज वर द क्वेश्चंस जो मैंने ये वाला क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, मेरे पास अब ओएमआर भरने के लिए मेरे पास बस टाइम बचा था, और ये वाला क्वेश्चन मैं इसी में फंस गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, एंड देन मैंने कहा छोड़ो, हटाओ हटाओ, और ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, बट दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, दैट इज व्हाई आई थॉट कि मुझे ये क्वेश्चन रखना चाहिए यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। देखो, इसको सॉल्व बस एनएलएम की तरह करो, इसमें जो भी तुम्हें टेंशन फोर्स वगैरह निकालना है ना, जैसे तुम अपने क्लास में तुमने एनएलएम में सीखा होगा, वैसे ही निकालो। बस तुम्हें क्योंकि स्ट्रेन निकालना है, तो यू नीड टू नो दिस फॉर्मूला, गामा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एफ बाई ए होता है स्ट्रेस, और डेल्टा एल बाय एल जो होता है वो होता है स्ट्रेन, और स्ट्रेन ही तुम्हें निकालना था। अगर तुम ये एफ निकाल लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हें दिया हुआ है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रखो, गामा भी तुम्हें दिया हुआ है, गामा रखो, डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा। चैलेंज ये है कि एफ कैसे निकालोगे, और एफ है क्या यहाँ पे, राइट? तो ये निकालोगे, कैसे निकालोगे? एनएलएम के पहले मेथड लगाओ, तुमने नेट एक्सेलरेशन निकाला कि इस बॉडी पे नेट एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एफ नेट बाय एम नेट, मतलब ड्राइविंग फोर्स, जो फोर्स उसको नीचे लेके जा रहा है, कौन सा फोर्स लेके जा रहा है? बस यही तो लेके जा रहा है, 4G, तो 40 अपॉन टोटल मासेस कितने हैं? 4 4 2 10, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, इसका ए नेट आया, नेट एक्सेलरेशन आ गया। नेट एक्सेलरेशन आ गया, तो अब जो तुमने एफबीडी बनाया है, इसके ऊपर नीचे 4G, ऊपर टेंशन, ठीक है, और रफ है, सरफेस है नहीं, तो फ्रिक्शन की कोई बात नहीं, तो छोड़ दो उसको। और ये टेंशन टी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो सेम टेंशन रहेगा, स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन बदल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको टी डैश लिखा है, ठीक। अब इसके ऊपर मैंने नेट फोर्स कहा क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो 4G माइनस टी इज इक्वल्स टू 4A।
टी निकालना है, ए तुम निकाल चुके हो, तो टी इज इक्वल टू 40 माइनस 16, क्योंकि ए की वैल्यू तुमने 4 रखी, तो टेंशन आ गया 24 न्यूटन। तो यही जो टेंशन है, यही वो फोर्स है। तो फोर्स हमने यहाँ रख दिया और इसको सॉल्व किया एंड फाइंड डेल्टा एल बाय एल। आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डाउटफुल था, मुझसे गलत हो गया यार। गलत नहीं होना चाहिए था। अरे यार, कोई बात नहीं। देखो क्या गलती थी। एक प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन विद टाइम पीरियड t1, ठीक है। इफ प्लैनेट suddenly shrinks such that its radius becomes 1/4 of present radius। अच्छा, और जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है अराउंड द सन अब बन जाता है t2। तो t1 और t2 में क्या रिलेशन है? देखो, मैंने ये वाला रिलेशन लगाया एंड मैंने इसको सॉल्व करके कह दिया भाई t1 इज ग्रेटर देन t2, बट दिस रिलेशन इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज दिस फॉर्मूला कम्स फॉर द ऑर्बिट। मतलब कि अगर ये अर्थ है, अरे बहुत गंदी अर्थ बना दी, ये अर्थ है, इसका ऑर्बिट एक ये है, एक ऑर्बिट ये है। मान लो अगर ये कहता कि यहाँ से पहला वाला जो ऑर्बिट है वो एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है सेंटर से, और दूसरा वाला वाई डिस्टेंस की दूरी पे, तो इस एक्स डिस्टेंस की दूरी वाले ऑर्बिट पे कोई भी चीज अगर सैटेलाइट मान लो रिवॉल्व कर रही है, तो वो टाइम पीरियड t1 लेती है, और दूसरी सैटेलाइट वाई डिस्टेंस वाई हाइट पे रिवॉल्व कर रही है, तो इसका टाइम पीरियड होता है t2। तब इस केस में तुम ये फॉर्मूला लगाते ये वाला और उसको सॉल्व करके निकालते। लेकिन लेकिन यहाँ पे ऑर्बिट नहीं चेंज हो रही है, यहाँ पे प्लैनेट वही है। ना ऑर्बिट चेंज हो रही है, ना प्लैनेट बदल रहा है, बस प्लैनेट का साइज छोटा हो जा रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है वो प्लैनेट के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, अनटिल एंड अनलेस दिस प्लैनेट चेंजेस। अगर प्लैनेट चेंज हो जाता है, मान लो एक प्लैनेट ए है, एक प्लैनेट बी है, इस प्लैनेट के अबाउट जो एक सैटेलाइट मूव कर रही है, इसका टाइम पीरियड t1 है, इसका टी ए मान ले रहे हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग। ये इसको मान ले रहे हैं टीबी, ठीक है, इसके इस ऑर्बिट के अबाउट जो घूम रही है। तो जो प्लैनेट ए है वो छोटा है, प्लैनेट बी बड़ा है, ठीक। तो उस केस में, तब ये वाला केस में फिर से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता, क्योंकि प्लैनेट बदल गया, ऑर्बिट बदल जाए, दो अलग अलग सैटेलाइट्स के बीच में कंपैरिजन हो, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन अगर प्लैनेट सेम रहे और प्लैनेट में ही कुछ अदला बदली हो जाए, तो फिर टाइम पीरियड नहीं बदलता है, टाइम पीरियड वही रहता है अगर ऑर्बिट सेम है तो, और प्लैनेट सेम है तो। ये चीज ध्यान रखनी थी। इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में मैं again that preoccupied mind, it sucks me out actually। देखो, हमने दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स ली हैं जिनका रेडियस a है और एक दूसरी वाली का रेडियस 2 है, ठीक है। चार्ज हमने किसको q दिया, इसको -2 q दिया। पोटेंशियल बताना है कहाँ पे जीरो होगा। वेरी गुड। P1, देखो P1 इस शेल के अंदर है, ठीक है। शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ सरफेस। अगर ये वाला जो सर, मान लो इसको मैं मान लेती हूँ, एक मिनट रुकना, एक मिनट बस गिव मी अ सेकंड। हाँ, इसको मैं सरफेस ए मान लेती हूँ, इसको सरफेस बी मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो सरफेस ए है, सरफेस ए पे पोटेंशियल जो होगा वही P1 पे होगा, क्योंकि इस वाले ए वाले शेल के लिए ये इनर पॉइंट है, तो इसका पोटेंशियल क्या हुआ, KQ/R। इनर पॉइंट पे जो पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा एट दैट ऑफ सरफेस। तो सरफेस पे कितना है, KQ/A, तो वही P1 पे होगा, तो KQ/A, ए डिस्टेंस पे दूरी पे है ना। अब देखो, P1 पॉइंट बी वाले शेल के लिए भी इंटीरियर है, तो बी वाले के सरफेस पे क्या पोटेंशियल होती होगी,
-2q बाय 2a, ये आएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी कर दी, क्योंकि ये इसके लिए भी इंटीरियर पॉइंट है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, तो हेंस ये रखा। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद VP1 आ गया 0। ये तो मैंने सोच लिया था, बट देन आई वाज लाइक कि मुझे P2 और P3 भी तो चेक करना है, आई शैल चेक इट, एंड ऑफ कोर्स आई शुड चेक इट। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई P2 के लिए तो तुम्हें डिस्टेंस दी ही नहीं है, इसके लिए तो तुम चलो मान लोगे कि ये इंटीरियर है, मान लोगे बी वाले शेल के लिए ये इंटीरियर पोर्शन है, तो ठीक है इसका सेम होगा। लेकिन व्हाट अबाउट इसकी वजह से, इस वाले की वजह से, उसके लिए तो तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए ना। पर नहीं, पर नहीं नहीं ना 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 ना, मैंने उठाया तुक्का। इतना दिमाग लगा के सही करने के बाद भी मैंने, नहीं नहीं नहीं, P3 होगा, पता नहीं क्यों होगा, दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ रहता है सच में। और हाँ, बता तो चुकी हूँ कि मैं आई वाज सच अ ड्रेन्ड एट एट दैट टाइम यार, सच में मैं इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड थी, एंड स्टिल आई गिव द पेपर। नहीं देना चाहिए था। इतना एग्जॉस्ट होने के बाद नहीं देना चाहिए था। इतना मुझे रोना आ रहा था कि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत किए कि दैट उन्हें गलत नहीं होना चाहिए था, बट आई डिड इट यार। एनी हाउ, अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ। मैंने ये क्वेश्चन बस इसलिए लिया ही, मैंने बस इसलिए लिया था कि मुझे ये बताना है कि मिनिमम एनर्जी कब होगी और मैक्सिमम एनर्जी कब होगी। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। और मुझे कुछ नहीं बताना है, बाकी अपना खुद सॉल्व कर लोगे, ये तुम्हें पता है कि कैसी ये इक्वेशन कैसे आती है, इसको खुद से सॉल्व कर लेना, सोच लो, उसको होमवर्क समझ लो, ठीक है। वैसे होमवर्क मैं क्यों दे रही हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, तो यस आई एम नॉट गिविंग यू होमवर्क, बट यस खुद से सॉल्व कर लेना, एक बार ट्राई करना। हम्म। तो ई मिनिमम एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब मैक्सिमम लैम्डा होगा, और लैम्डा मैक्सिमम कब क्यों होगा, जब किन्हीं दो ऑर्बिट्स जो हैं n=1 और n=2 अगल बगल वाले लोग हैं, तो उनका बराबर मतलब जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, और लैम्डा मैक्सिमम होगा। और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब इनफाइनाइट पे n2 होगा और n1 ग्राउंड स्टेट होगा, तो एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम लैम्डा हो जाएगा। वैल्यू रखो एंड यू आर गुड टू गो एंड यू विल सॉल्व इट। इसके बाद नेक्स्ट वन इज यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें कोहेरेंट वेव्स के बारे में बात करनी है, और इनकी इसमें क्वेश्चन में बस ये कह रहा है कि इंटेंसिटीज गिवन है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की, वो उसका रेशियो 3 आ रहा है, ठीक है। और तुम्हें रेशियो चाहिए इसके एम्पलीट्यूड का। तो ब्राइट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क मतलब मिनिमम, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम हो गया 3 के बराबर। अब तुम्हें पता है कि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे क्या तुम नहीं लिख सकते हो कि ए मैक्स स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम इज इक्वल टू √3 के बराबर हो जाएगा। और ए मैक्स को तुम लिख सकते हो A1 प्लस A2, और मिनिमम कब होगा A1 माइनस A2, ये लिखा, सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के लिए बस मैंने ये किया था कि इस स्टेप के बाद -1 इधर कर दो और इधर भी -1 कर दो, तो कुछ फर्क पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि A प्लस बी अपॉन A माइनस बी -1 इज इक्वल्स टू 3 -1, -1 कैंसिल हो जाएगा ना, विच मीन्स कि रिलेशन नहीं बदला ना, ये कहने का मतलब है रिलेशन नहीं बदला। अगर कुछ कहीं से घटा रहे हो एक तरफ से, तो दूसरी तरफ भी घटाना पड़ेगा, इस तरह से घटाया तो इस तरफ से घटाना पड़ेगा, ठीक है, मैंने घटा दिया। अब क्या हुआ कि 2A2 बचा ऊपर और नीचे A1 माइनस A2 बचा, इधर √3 - 1 हुआ, A1 माइनस A2 को इधर ले गए और मल्टीप्लीकेशन वगैरह किया, और फाइनली हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा। एक एक स्टेप मैंने सॉल्व किया, तो देख लेना, ठीक है। तो लेट्स फाइनली एंड वी आर डन एंड विद इन 30 मिनट्स। लेकिन मुझे 2 स्लाइड्स और डिस्कस करनी थी, दीज वर दो स्लाइड्स, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगी। एंड फॉर नाउ
आई एम टेकिंग लीव। मतलब मुझे पार्ट 3 भी लाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अभी मुझे 2 स्लाइड्स और करनी थी एंड ऑलरेडी इट्स 30 मिनट्स। तो यस, इससे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं। तो थैंक यू सो मच एंड नाउ आई विल बी लीविंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।